राधे राधे दोस्तों। तो आज है साइंस का क्लास 2। क्लास 1 अपलोड हो चुका है। जो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा और उससे जाकर आप साइंस का क्लास 1 देख सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सभी एमसीक्यू एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस कैसा कैसा दिया हुआ देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैथोड किरणें, ठीक है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होती है। सबसे पहली बात तो देखो क्या कि कैथोड होता है और एक एनोड होता है ना। एक होता है कैथोड किरण, एक होता है एनोड। कैथोड किसको कहते हैं हम लोग को? ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक को हम लोग कहते हैं कैथोड, ठीक है। ऋणात्मक को क्या कहा जाता है? कैथोड। एक देखो हम लोग क्या करते हैं, जब देखे हैं कि तो बैटरी देखा है, बैटरी में दो पोल होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं, पॉजिटिव वालों को क्या कहते हैं हम लोग? एनोड कहते हैं। और निगेटिव वाले को क्या कहते हैं हम लोग? कैथोड कहते हैं। निगेटिव वाले को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। तो पॉजिटिव में प्रोटॉन पाया जाता है और निगेटिव में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन, और निगेटिव में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक कण होता है। ऋणात्मक क्या होता है? कण होता है। तो बोला कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होती है, बताओ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर इसका? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात को? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऋणात्मक है। क्या है? एक ऋणात्मक। अगर यहाँ पर कैथोड के जगह पे एनोड लिखा रहता तो उसका उत्तर क्या हो जाता? प्रोटॉन। क्लियर बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, कोई दिक्कत है? और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। क्लियर बात को? ये उदासीन होता है। क्या होता है ये? उदासीन। तो जो पॉजिटिव होता है वो प्रोटॉन होता है, जो निगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जो कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक, देखो कवक किसको कहते हैं? तुम लोग पढ़े होगे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, जीवाणु के बारे में पढ़े होगे, विषाणु के बारे में पढ़े होगे। उसी में हम लोग पढ़े थे कवक के बारे में भी, ठीक है। जैसे कवक, कवक जो होता है तुम लोग देखा होगा, अच्छी देखा घास फूस पे छत्ता की तरह निकल जाता है, वो भी क्या है? कवक है। क्या है वो? कवक है। तो कवक जो है पोषण किस विधि से करता है? कवक हमेशा सड़े गले मरे जीवों से क्या करता है? अपना भोजन बनाता है, ठीक है। सड़े गले चीजों पे वो उग जाता है और वो अपना भोजन बनाता है। तो सड़े गले में जो अकार्बनिक मतलब अकार्बनिक पदार्थ होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कवक जो है मृत जीवों से अपना भोजन बनाता है। अच्छा, स्वपोषी किसको कहते हैं? जो भोजन स्वयं बनाता हो, जैसे पेड़ पौधा, जैसे में पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा को हम लोग कहते हैं स्वपोषी। अच्छा, समभोजी किसको कहते हैं? समभोजी को हम लोग प्राणी समपोषण भी कहते हैं। प्राणी समपोषण भी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राणी समपोषण। जो जो जीव जो किसी दूसरे पर निर्भर हो, ठीक है, चाहे वो मृत चीजों पर निर्भर हो, चाहे वो जीवित चीजों पर निर्भर हो, चाहे वो पेड़ पौधा पे निर्भर हो, किसी भी चीज पे। जैसे मैं मनुष्य, मनुष्य देख लो, मनुष्य क्या है कि मनुष्य जो है मांस भी खाता है, मनुष्य क्या होता है? पेड़ पौधा भी खाता है, सब कुछ खाता है। तो वो क्या आ जाएगा? समभोजी आ जाएगा। क्या होगा वो? समभोजी। और कवक क्या होता है? मृत चीज ही खाता है ना, मरे हुए चीजों पे वो खाता है। तो एक प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि कवक एक प्रकार से अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये वातावरण को शुद्ध करता है, खराब चीजों को क्या करता है? डाइजेस्ट कर जाता है। तो वातावरण को शुद्ध किया कि नहीं किया? ये तो इसलिए कवक ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आएगा बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? अपवर्तनांक क्या है? ठीक है, अपवर्तनांक हम तुम लोग को बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, पहले ये देख लो, है ना। हम बताए थे
3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में जो माध्यम में प्रकाश का चाल होगा उसको हम कहते हैं अपवर्तनांक। उसके अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तनांक। तो कहता है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का अपवर्तनांक जो होता है लगभग 1 के बराबर होता है। अच्छा, क्यों 1 के बराबर होता है? निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और हवा में भी जो प्रकाश का चाल होता है इतना ही लगभग के बराबर होता है। थोड़ा बहुत 19-20 होता है, इतना ही लगभग के बराबर होता है। तो कट जाएगा एक बार कि नहीं कटेगा? एक बार में कट जाएगा। क्लियर बात को? तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? 1 के लगभग बराबर होता है। लगभग कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम लोग चलो कुछ अपवर्तनांक है, आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है? क्या क्या चीज का अपवर्तनांक हम लिखा देते हैं। जैसे एक्चुअल में वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003 1.003 होता है। क्लियर बात को? देखो, क्या ये लगभग 1 के बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003 होता है। क्लियर बात को? उसके उसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जिसका अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है? 1.33। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अगर तुमसे पूछ देगा कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, किसका पूछेगा? बर्फ का अपवर्तनांक, तो 1.31 होता है। बर्फ का कितना होता है? 1.31। याद रखना। इंपॉर्टेंट है हीरा का अपवर्तनांक। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। 2 पॉइंट कितना होता है? 42। याद रखना। अगर कभी बाय द वे पूछ दे कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। याद रखोगे? ठीक है। तो बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी हम तुमसे क्या पूछे कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003। ठीक है। जल का कितना होता है? 1.33। बर्फ का कितना होता है? 1.31। हीरा का कितना होता है? 2.42। और कांच का कितना होता है? 1.5। याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग। हो सकता है कि वो तुम्हारे एग्जाम में वायु ना देखे, इन्हीं पांचों में से कोई भी दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कोई दिक्कत है? देखो, अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को क्या करना, पॉज कर लेना, उसके बाद जाके तुम लोग नोट डाउन भी कर सकता है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहते कि आंख, नाक और गला, ठीक है, ठीक है, आंख, नाक और गला वाला जो डॉक्टर जो होता है उसके पास कौन सा दर्पण होता है? देखो, अगर हम बोलना चाहते हैं जैसे कि दांत का ही डॉक्टर होता है ना, या कान में कुछ चला गया है तो कान का जो परत होता है बहुत पतला पतला होता है, बहुत छोटा छोटा। आंखों में देखना क्या करता है? लेंस लगा के देखता है ना, एक दर्पण के द्वारा से भी देखता है, वो देखता है ना। तो कहता है कि कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, यानी वैसा दर्पण का इस्तेमाल करेगा जिसमें बड़ा दिखे, वो हर चीज क्या दिखे? बड़ा। तो बड़ा किसमें दिखता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में दांत का डॉक्टर हो, चाहे आंख का, कान का, नाक का, जो भी चीज का डॉक्टर है, सब क्या चीज का इस्तेमाल करता है? अवतल। समतल क्या दिखते हैं हम लोग? चेहरा देखने में। क्या देखते हैं? चेहरा को देखने में। ठीक है। उत्तल क्या चीज में इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण में तो तुमको वाहन में देखने को मिलता होगा। ठीक है, वाहन में लगते हैं, पीछे का साइड मिरर में लगा रहता है ताकि पीछे का दृश्य को हम लोग आराम से देख सकते हैं। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? वेल्डिंग। वेल्डिंग देखते करते हुए देखे होगे। तो वेल्डिंग करते समय कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग करते समय, ठीक है, पूछा भी जाता है क्या मीथेन एथाइन का इस्तेमाल करते हैं, या एथाइन का, या इथेन का, या एथीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो वेल्डिंग करते समय एक गैस होता है जिसका नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है? एसिटिलीन। याद रखना, है ना, एसिटिलीन। याद रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है C2H4। क्या होता है इसका फॉर्मूला? सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है C2H2। क्या होता है? C2H2।
ठीक है, याद रखना वेल्डिंग करते समय क्या होता है, एसिटिलीन नाम का एक गैस का उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी करते हैं हम लोग। ठीक है, साथ साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस भी रहेगा तभी जाके वेल्डिंग करने वाला जो मशीन जो होता है ना, 2 टैंक होता है वहां पर। ठीक है, एक में ऑक्सीजन भरा होता है और दूसरे में क्या भरा होता है, एसिटिलीन। कौन सा गैस, एसिटिलीन गैस रहेगा, जिसका सूत्र क्या है, C2H2, याद रहेगा C2H2। तो इसको हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ऑक्सी एसिटिलीन भी कहा जाता है। क्लियर बात क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन भी कहते हैं। दोनों गैस मिक्स हो जाएगा क्या बन जाएगा, ऑक्सी एसिटिलीन। तो ये जो ऑक्सी एसिटिलीन जो है, एसिटिलीन किसमें किस ग्रुप में आता है, तो एथाइन ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में आता है, एथाइन ग्रुप में आता है। क्लियर बात को, क्योंकि एथाइन ग्रुप का भी क्या होता है, C2H2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, एथेन का क्या होता है, C2H4 होता है। ठीक है, C2H4 होता है। एथिन का क्या होता है, C2H6 होता है। और मीथेन एथाइन का क्या होता है, तो मीथेन का CH4 होता है और एथाइन का हो जाता है तुम्हारा CH, अच्छा इसका हो जाएगा मीथेन है, एथाइन, एथाइन में देखो क्या बोले C2H2 होता है, तो इसका हो जाएगा CH, क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। क्लियर बात को, तो ध्यान में रखना ये सब सारा बात को। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है, तो याद रखना वेल्डिंग में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं हम लोग, एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एल्कीन, ठीक है, 3 जी होता है, एक को कहते हैं एल्केन, क्या कहते हैं, एल्केन। एक जैसे बोला एल्कीन, ठीक है, और एक होता है एल्काइन, एल्काइन, याद रहेगा, 3 गो होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये क्या है, एक समूह है, क्या है कि समूह है। देखो एल्केन का फॉर्मूला तो CnH2n+2, ठीक है। अच्छा CnH2n+2 कहने वाला n का मतलब 1 रखे, एगो कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन 2 गो रहेगा, प्लस में 2 और जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, n का मान कितना रखे, 1, तो C1 मतलब C है ना, H2n, 2n का मतलब कितना हो गया, यानी 2 गुना 1 2, अब प्लस में 2 तो 4, CH4 एथेन का सूत्र, जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, मीथेन। देखो ये सब जब चैप्टर 4 पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे, एक कार्बन रहेगा तो मीथ पढ़ेंगे, दूसरा कार्बन रहेगा तो ईथ पढ़ेंगे, तीसरा कार्बन रहेगा तो प्रोप पढ़ेंगे, चौथा कार्बन तो ब्यूट पढ़ेंगे, पांचवा रहेगा तो पेंट पढ़ेंगे, 6 रहेगा तो हेक्स पढ़ेंगे, 7 रहेगा तो हैप पढ़ेंगे। इस टाइप से पढ़ना पड़ता है ना, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ये सारा चीज तुम लोग आगे पढ़ोगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, तो ध्यान में रखना ये चीज। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस में 2, याद रहेगा। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस में 2, ठीक। और एल्किन का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n, याद रहेगा। क्या बोले हम, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का क्या होता है CnH2n माइनस में 2, याद रहेगा। ठीक है, जैसे बोलेगा क्या, मिथाइन का फॉर्मूला बताओ, ब्यूटाइन का बताओ, हेक्साइन का बताओ, प्रोपाइन का बताओ, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो आगे तुम लोग पढ़ोगे। अभी बस जानो क्या पूछा तुमसे, क्या एल्कीन का, एल्कीन किसका होता है, CnH2n, दिख रहा है कहीं क्या, CnH2n, Cn और H2n। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है, तुमसे एग्जाम में हो सकता है पूछे एल्कीन का क्या, या पूछ सकता है कि एल्काइन का बताओ, एल्काइन का बताओ या एल्केन का बताओ, कुछ भी हो सकता है, ये 3 को होता है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या होता है, स्वच्छ ऊर्जा मतलब कि वातावरण को क्या करे, वातावरण को ज्यादा पोल्यूशन ना करे, मतलब कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोत किसको कहते हैं, जो वातावरण को खराब ना करे। क्लियर बात को, तो जैसे कोयला, कोयला से पोल्यूशन होता है, धुआं होता है, तो इसका मतलब वो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में नहीं है।
लकड़ी, लकड़ी को भी जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं उत्पन्न होता है ना जी। और प्राकृतिक गैस क्या होता है, प्राकृतिक गैस, यहाँ पर एक डी नंबर ऑप्शन है। प्राकृतिक गैस को कहते हैं एलपीजी को हम लोग प्राकृतिक गैस कह सकते हैं, ठीक है। बायोगैस को हम लोग प्राकृतिक गैस कह सकते हैं। कौन सा गैस, बायोगैस। बायोगैस समझता क्या, गोबर गैस जिसको कहते हैं उसको बायोगैस कहते हैं। क्लियर बात को। देखो जब एलपीजी गैस जलता है तो धुआं निकलता है क्या, नहीं ना, तो इसका मतलब वातावरण में पोल्यूशन फैला नहीं। लेकिन कोयला जलेगा तो धुआं निकलेगा, पोल्यूशन फैलेगा, है ना। लकड़ी जलेगा तो धुआं निकलेगा, पोल्यूशन फैलेगा। तो प्राकृतिक गैस क्या होता है, क्या होता है, स्वच्छ ऊर्जा का मतलब कि एक स्रोत है। हाँ, अगर प्राकृतिक गैस की जगह पे यहां पर रहता सौर ऊर्जा, और अच्छी बात है, सौर ऊर्जा, सोलर प्लेट से हो, तो उससे क्या पोल्यूशन फैलेगा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा देखो उससे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उससे भी कोई पोल्यूशन फैलेगा। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो यहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए क्या करते हैं, तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, कोयला जला के बिजली उत्पादन करते हैं। तो वो क्या है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है, प्रकृति क्या कर रही है, नुकसान पहुंच रही है। और साथ ही साथ हमारे संसाधन में कमी भी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो प्राकृतिक गैस क्या होता है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। क्लियर बात को, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम लोग। हमारा शरीर का पीएच प्रास है, पीएच मान कितना से कितना तक होता है। पीएच मान जो होता है हमारा शरीर का 7 से लेकर 7.8 तक होता है। 7 से लेकर कहां तक, 7.8 तक, याद रखेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या पूछा जी, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है। इससे पहले वाला भी वीडियो हम लोग बताए थे, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है। पिछले वाले भी वीडियो में तुम लोग को एक ऑप्शन में आया था ग्लूकोज, है ना, उस टाइम में बताया था कि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ध्यान में रखोगे, C6H12O6 किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, याद रहेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है ना। तुम लोग आवर्त सारणी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बहुत सारा बना हुआ है। 114 तत्व का सारांश है ना, जिसमें से सोडियम 11 नंबर पे आता है, उसका फॉर्मूला Na है ना। सोडियम का क्या होता है, Na। ये 14 नंबर पे क्या हुआ है, सिलिकॉन। 14 नंबर पे क्या आता है, सिलिकॉन। 20 नंबर पे क्या होता है, तो कैल्शियम आता है। 17 नंबर पे क्या आता है, तो क्लोरीन आता है। ठीक है, तुमसे पूछा क्या, सोडियम का कौन सा है भाई साहब, तो सोडियम का 11 है। सोडियम का क्या है, 11 है। क्लियर है बात को, कोई दिक्कत है। तो 14 किसका है, सिलिकॉन का। 20 किसका है, कैल्शियम का। और 17 किसका है, क्लोरीन का। याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। कहते कि निकट दृष्टि दोष, बताओ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि भाई निकट का वस्तु तो एकदम क्लियर दिख रहा है, निकट का वस्तु क्या हो रहा है, एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन दूर का वस्तु साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रहा तो दूर को पास लाएगा, तो पास कौन लाएगा, अवतल लेंस। कौन लाएगा, अवतल लेंस। क्लियर बात को। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अवतल लेंस। समझ में आया बात को, आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, ये भी पूछ देगा कि बाइफोकल लेंस कौन से दृष्टि दोष में। अरे भाई, जिसको दोनों बीमारी है, ना तो नजदीक का दिख रहा है ना तो दूर का दिख रहा है, दोनों देखने में प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, बाइफोकल्स में इस तरह का लेंस लगाते हैं, नीचे में इस तरह से बना हुआ रहता है। ठीक है, नीचे में इस तरह से, ऊपर में अवतल लगा दिया, नीचे में उत्तल लगा दिया। दोनों लेंस एक ही चश्मा में फिट रहता है। तुम देखो चश्मा देखोगे तो नीचे में इस तरह से गोल जैसा बना हुआ रहता है, देखे हो ना। तो वो होता है बाइफोकल लेंस, कि जिसको व्यक्ति को देखने में समस्या है, मतलब दूर वाला भी नहीं देख पा रहा सही से और नजदीक वाला भी नहीं देख पा रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है। आगे देखो, उत्तल लेंस में तो हम बताए जिसे निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं,
तो दूरदृष्टि दोष में किसका करेंगे इस्तेमाल? उत्तल का। बेलनाकार में क्या करते हैं? एक बीमारी है जिसका नाम है अबिंदुकता। बिंदुकता, अबिंदुता, एक बीमारी है जिसका नाम है अबिंदुता। क्या नाम है? अबिंदुता। अबिंदुता नामक बीमारी में क्या करते हैं? बेलनाकार लेंस लगाया जाता है उसके। कैसा लेंस लगाते हैं हम लोग? बेलनाकार लेंस लगाते हैं। क्लियर बात को? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान में रखना, अच्छा तरह से समझो, ठीक है। कहता नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन कहां पे होता है? ठीक है, देखो हमारे आंख जो होता है, जैसे मान लो ये आंख है, ये आंख का पार्ट होता है, तो प्रकाश की किरण जाती है कि नहीं जाती है ना? तो तुमको पता है कि कोई भी लेंस में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, मतलब विरल माध्यम से किस माध्यम में जाती है? सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो कहने का मतलब इसी घटना को हम लोग कहते हैं अपवर्तन। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तन की घटना कहते हैं। कहते हैं ना, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन की घटना कहते हैं। तो कहता है कि प्रकाश जो हमारे आंखों में जो प्रवेश करती है, किसमें प्रवेश करती है? आंखों में प्रवेश करते हैं, तो कहां पर ज्यादा से ज्यादा अपवर्तन होता है? कहां पे ज्यादा से ज्यादा अपवर्तन होता है? क्लियर बात को? ध्यान में रहेगा ना? तो देखो हमारे जो अपवर्तन का घटना जो होता है, तो कोर्निया से ही होना स्टार्ट हो जाता है। आंख के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्निया, जो पतली झिल्ली की तरह होती है, उसी में जब प्रवेश करता है तो अपवर्तन का घटना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कॉर्निया कहीं दिया है? यहाँ लिखा है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पे, अंदर वाले पृष्ठ पे नहीं, अंदर में नहीं होता है, स्टार्टिंग तो बाहर से हो जाता है। दृष्टि पटल का मतलब होता है रेटिना। रेटिना तो भाई आंखों के सबसे अंदर वाला भाग को रेटिना कहते हैं, जहां पर प्रतिबिंब बनता है, उसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब उत्तर क्या होगा? कॉर्निया के बाहरी, कॉर्निया, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे, याद रहेगा ना? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे प्रकाश के किरण अधिकांश अपवर्तन होता है। ध्यान में रखना, इनमें से कोई का उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब बताओ, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? पिछले बार भी बताए थे कि लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है ना? अब P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, मतलब पावर इज इक्वल टू होता है 1/, फोकस दूरी। पावर बराबर क्या होता है? 1/, फोकस दूरी। और लेंस की क्षमता को क्या चीज में मापते हैं हम लोग? डायोप्टर में। अच्छा, वाट क्या है? देखो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। अग्र क्या है? तो भाई कार्य का सीजीएस मात्रक है। सीजीएस मात्रक को कहते हैं अग्र, है ना? जूल क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का क्या है? एसआई मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। याद रहेगा, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अग्र होता है। वाट किसका है? शक्ति का। डायोप्टर किसका होता है? तो लेंस की क्षमता का। ठीक रहेगा, याद हो गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखो यहां ध्यान दो, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है। क्या तुम नहीं पढ़े हो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? हम लोग को पढ़े हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगता है। उत्तर, क्योंकि मानव नेत्र थोड़ा आगे की ओर उठा हुआ होता है। उठा हुआ होता है कि ना होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर ध्यान दो क्या होता है। अच्छा, हजामत, हजामत का मतलब समझता है क्या होता है? हजामत का मतलब होता है दाढ़ी मूंछ बनवाना, है ना? हजामत का मतलब क्या होता है? दाढ़ी मूंछ बनवाना। तो वहां पर बनवाते हैं तो कौन सा दर्पण का, हम पहले भी बताए थे कि जब दाढ़ी मूंछ बनवाने जाते हैं ना, तो देखना वहां पर ना थोड़ा सा फेस हम लोग का बड़ा दिखता है और क्लीन दिखता है। तो वहां पर जो नाई जो होता है, तो नाई की दुकान में जो दर्पण लगा रहता है वो प्लेन मिरर नहीं होता है, ये समतल नहीं होता है। समझ में आया बात को? ये समतल नहीं होता है, ना ही उत्तल होता है। उत्तल का मतलब उठा हुआ भी नहीं दिखेगा तुमको, अंदर की ओर धंसा हुआ दिखेगा। तो कौन सा दर्पण है वो? अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल में बड़ा फिगर दिखता है, अवतल में छोटा फिगर दिखता है। समझ में आया बात को?
आगे बढ़ते हैं। तो हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करोगे? अवतल दर्पण का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक चीज तो हम तुम लोग को बताए ही थे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का पूरा चार्ट बताए थे तुम लोग को कि जब फोकस पे रहेगा तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, है ना? क्या नहीं बताया बताओ? देखो, अवतल दर्पण बना दे क्या? ये है हमारा क्या? अवतल दर्पण, है ना? क्या है ये? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के बीच वाले को कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल, ठीक है। और इसका कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं इसको? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? और यहां से यहां तक के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और यहां से जहां पर कटेगी उसको कहते हैं फोकस बिंदु, कहते हैं ना? तो सारा बात तुम लोग को बताए थे कि जब वस्तु को अनंत पे रखोगे तो कहां पे बनेगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो कहां पे प्रतिबिंब बनेगा। क्या ये टोटल चीज बताया गया कि नहीं बताया गया? बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और तथा वस्तु से बड़ा बनना चाहिए। आभासी बनना चाहिए। आभासी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? काल्पनिक। और वस्तु से क्या बनना चाहिए? बड़ा बनना चाहिए। तो तुम कहां रखोगे? तो ध्यान में रखना, ध्रुव और फोकस के जब बीच में हम वस्तु को रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा बनता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बड़ा बनता है। यहाँ पर बनता है, सॉरी, पीछे बनता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा बनता है। और क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान में रखोगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या? प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता। अच्छा देखो, ये लेंस है। ये क्या है? लेंस है। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस। प्रकाश यहां जाती है, मुड़ जाती है। प्रकाश यहां जाती है, मुड़ जाती है ना? अब ये अवतल लेंस है। क्या है ये? अवतल लेंस है। प्रकाश यहां गई लेकिन मुड़ गई, प्रकाश यहां गई लेकिन क्या हो गई? मुड़ गई। तो मोड़ने के पावर किसके पास है? उसको हम कहते हैं लेंस की क्षमता। उसको क्या कहते हैं हम लोग? लेंस की क्षमता। याद रहेगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लेंस की क्षमता। तो प्रकाश के किरण को मोड़ने के कैपेसिटी को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? देखो, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा था? प्रतिबिंब भाई छोटा भी होता है ना? सीधा आभासी भी मिलता है। अभी जस्ट बताया कि अगर हम लोग फोकस और वक्रता, सॉरी, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा, है ना? आभासी बने लेकिन बड़ा बनेगा। और आभासी भी बनता है। इसका मतलब क्या? इनमें से सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्लियर बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, कितना सुंदर क्वेश्चन है। जिंक है ये, है ना? CuSO4 कॉपर सल्फेट है। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, एक क्वेश्चन भी था, तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग, है ना, रंग चेंज हो जाता है, बदल जाता है। रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब यहाँ पर देखो, जिंक जो होता है कॉपर सल्फेट के कॉपर के तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। जिंक कॉपर में जल्दी जंग नहीं लगता है, जिंक में जल्दी जंग लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो जिंक क्या होगा? कॉपर सल्फ इसके SO4 के साथ ज्वाइंट हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तांबा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। समझ आया? तो देखो, तांबा अलग से विस्थापित हो गया। तांबा क्या हो गया? विस्थापित हो गया। ये चीज पढ़े थे, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पे तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पिछले वाले भी वीडियो में तुम लोग पढ़े होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि जिंक की कोई वस्तु है, जिंक, और जिंक को कौन सी में डाला गया? कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया। तो जिंक किसके साथ चला गया? सल्फेट के साथ चला गया, और कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। खाली कॉपर है ना विस्थापित हुआ, और तो कोई नहीं हुआ। विस्थापन अभिक्रिया हो गया। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सा आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी। तुम लोग पढ़ोगे अभी जो है ना, हम लोग जब हम वहां बाहर से आ जाएंगे तो तुम लोग का क्लास, जब हम लोग शाम वाला जो चलता है उसमें पढ़ाएंगे तुम लोग को केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक है आवर्त सारणी चैप्टर, केमिस्ट्री में एक चैप्टर का नाम है।
तो उसमें आवर्त सारणी क्या पढ़ोगे? मौजले का आवर्त सारणी पढ़ो, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ोगे, मेंडलीफ का आवर्त सारणी पढ़ोगे, और डेबोराइनर का आवर्त सारणी पढ़ोगे, बहुत सारे आवर्त सारणी पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का संख्या का आकार क्या हो जाता है? परमाणु का संख्या का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान रहेगा बात को? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब चीज ध्यान में रखना, ठीक है, ताकि कल के दिन काम देगा। देखो, कहता है कि मैग्नीशियम फीता, ये चैप्टर 1 में हम पढ़ाए थे। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्वेश्चन था ना कि नहीं था? है ना? चैप्टर 1 में पढ़ाए थे तुम लोग को। तो मैग्नीशियम रिबन, एक फीता का मतलब होता है रिबन, इंग्लिश में कहते हैं रिबन, याद रहेगा, है ना? तो मैग्नीशियम का पट्टी को जब जलाओगे ना, तो ना पूरा चमकीला, हम बोले ना खुले आंखों से देख भी नहीं पाएंगे उसको, हम एकदम पूरा व्हाइट कलर का चमकदार एकदम निकलेगा, ठीक है। वेल्डिंग जो करते हो, वेल्डिंग करते हो देखता है उसका जो लोज होता है निकलता है, तो आंख से देख भी नहीं पाते, उसमें मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया बात को? तो मैग्नीशियम फीता को जब जलाया जाता है तो बहुत चमकीला उजला प्रकाश निकलता है, ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एथेन का आणविक सूत्र क्या दिया हुआ है? C2H3, ठीक है। C2H3 का जो आणविक मतलब कि ये जो बॉन्ड बनाता है, जिसको सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं, वो के को बनाता है? 7 को बनाता है। इस बात को ध्यान में रखना, के को बनाता है? वो 7 को बनाता है। कैसे बनाता है 7 को? तो ध्यान में रखना कि कार्बन का हो गया 4, कार्बन का कितना हो गया? 4 हो गया, और हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है? 3 दिया है। हाइड्रोजन का को दिया 3, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्यों बनाता है? 4 को बॉन्ड बनाता है। कार्बन का 4 हाथ होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंधन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? शल्य चिकित्सक में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला बताया? CaSO4 इंटू हाफ H2O इंटू हाफ H2O, ठीक है। और एक जिप्सम होता है जिसका कहते हैं CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। क्या होता है उसका? 2H2O। अगर जैसे देखो, तुम लोग पुत्ती देखा, पुत्ती जो घर को चिकनाई करते हैं, तो हम जो उसको घोरते हैं क्या करते हैं? पानी से जब देते हैं तो वो जिप्सम रहता है। क्या रहता है वो? जिप्सम। और जो बैंडेज का तो उसी के ऊपर पुत्ती लगा दिया जाता है ना? सूख जाने के बाद क्या बन जाता है वो? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस सब का इस्तेमाल क्या करता है? हड्डी फड्डी को जोड़ने में किया जाता है, या खिलौना बनाने में किया जाता है, वो सारा चीज में किया जाता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन दिया, यहाँ पर ध्यान दो एकदम पूरा। सहसंयोजक यौगिक किसको कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक ध्यान में रखना, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अधातु, क्या हो? अधातु आपस में जब मिलकर कोई यौगिक बनाता है, क्या बनाता है? यौगिक। ध्यान में रहेगा, 2 या 2 से अधिक अधातु आपस में मिलकर क्या बनाता हो? यौगिक बनाता हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब देखो, ये तो क्या है? पोटेशियम है, कैल्शियम है। भाई पोटेशियम तो धातु हो गया, ये तो ऑप्शन ऐसे गलत। मैग्नीशियम भी धातु हो गया, ऐसे ही गलत हो गया। लेकिन देखो कार्बन, कार्बन अधातु है, और हाइड्रोजन भी क्या है? अधातु है। तो 2 अधातु मिलकर मीथेन बना कि नहीं बना? मीथेन एक गैस होता है। क्या होता है? मीथेन एक गैस होता है, ज्वलनशील गैस होता है। तुम देखना कि कभी कभी एक वीडियो में तुम लोग देखा होगा कि एक गटर रहता है, ठीक है। और गटर में क्या होता है? बहुत दिनों से जब पानी सब जाता है तो उसमें बहुत सारा गैस निकलता है। क्या निकलता है? गैस। तो एक बच्चा क्या था कि वो दिवाली होता था, तो दिवाली इसी तरह से पटाखा छोड़ रहा था, तो गटर में जाली जाली लगा रहा था, इस तरह से रोड के किनारे में देखना जाली 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 से लगा रहा था। उसी के ऊपर में रॉकेट छोड़ रहा था, और उससे गैस निकल रहा था। तुरंत ही इसमें आग पकड़ लिया, बच्चा का पूरा बॉडी में आग पकड़ लिया था। तो कपड़ा जला, मतलब बच्चा को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक हुआ ना क्षतिग्रस्त तो हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे मैंने गोबर तोबर भी फेंका रहता है, तो उससे भी महकता है जो वो गैस निकलता है ना? उसको भी हम लोग बायोगैस कहते हैं। उससे मीथेन गैस निकलता है। क्या कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl।
ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, याद रहेगा। क्या बोले, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? जलीय विलयन इसका भाई अम्लीय होता है, इसको तो याद रखना पड़ेगा। ये क्या होता है, इसका पीएच मान जो होता है, इसका जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है, इसीलिए इसका जलीय विलयन कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। क्लियर बात को, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, कहता है कि विद्युत का सुचालक कौन है? भाई विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट, जो कि रेड में रहता है। देखो पेंसिल में, पेंसिल के अंदर में ग्रेफाइट होता है, उसमें करंट मारता है, बहुत तगड़ा करंट मारता है। ठीक है, तो वो विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्लियर बात को। अच्छा, प्लास्टिक में करंट मारेगा है? आयोडीन में करंट मारेगा? नहीं। गंधक में करंट मारेगा? नहीं मारता है। तो करंट किस में मारता है? हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फोकस दूरी तुम्हारे पास दिया हुआ है, एफ का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तुमसे आर पूछा, अरे भाई आर बराबर 2f फॉर्मूला होता है। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो 2 गुना 20 मतलब कितना हो गया? 40 हो गया। आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि कांच, सुनो यहाँ बात, कांच का एक समांतर पट्टिका पर श्वेत प्रकाश का तिरछी आपतित होता है। तुम लोग को प्रिज्म पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? प्रिज्म। जब कांच पे क्या हो जाएगा? श्वेत प्रकाश आएगा। क्या होगा? श्वेत प्रकाश आएगा कांच पे। ठीक है, तो क्या करेगा वो? विचलन भी कर जाएगी, थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो क्या हो जाएगा? विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा भी, कुछ परावर्तन भी हो सकता है। ठीक है, क्रांतिक कोण से ज्यादा मान होगा तो क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण भी हो सकता है, 7 रंग में विक्षेपित हो सकता है। इसका मतलब इसका इनमें से सभी उत्तर होगा, इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार, उदासीन तार जानता है? माइनस वाला तार। माइनस वाला तार कैसा रंग का होता है बताओ तो? काला रंग का होता है। कैसा होता है? काला। और लाल रंग का कैसा तार, कौन तार होता है? एकदम मेन तार होता है, जिसको हम लोग धनात्मक वायर कहते हैं, वो लाल रंग का होता है। काला कौन होता है? नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा। कहता कि किस युक्ति में, अच्छा कौन सा मशीन में विभक्त वलय जो है दिक् परिवर्तक के रूप में काम करता है? तो वो एक ही मशीन का नाम है, इसका नाम है मोटर। मोटर में क्या होता है? दिक् परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। समझ में आया बात को? क्लियर बात को? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन का 30वां क्वेश्चन क्या हुआ? टारगेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आया? और सारा का सारा क्या है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तभी के लिए राधे राधे।